जी बेटा, ट्रांजैक्शन नंबर 5 की हम लोग बात कर रहे थे। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में क्या हुआ था? परचेज ऑफ एडवर्टीजिंग ऑन क्रेडिट। मतलब कि जो बिजनेस की पब्लिसिटी है, बिजनेस की जो एडवर्टीजमेंट है, वो करवाई गई है, लेकिन अभी उसकी जो पेमेंट है वो नहीं की गई। तो ट्रांजैक्शन जरा पढ़ते हैं। कहता है सॉफ्ट बाइट रिसीव्स ए बिल। सॉफ्ट बाइट को एक बिल मिला है, कितने का? $4 $250 का। $250 का एक बिल मिला है, किस लिए और कहां से मिला है? फ्रॉम द डेली न्यूज। वो जो इंस्टीट्यूशन था, वो जो इदारा था, वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो क्या थी? डेली न्यूज। ₹250 का बिल दिया है सॉफ्ट बाइट को डेली न्यूज ने, फॉर एडवर्टीजिंग, बट पोस्टपोन पेमेंट अंटिल ए लेटर डेट। ये जो डेली न्यूज एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो एक बिजनेस था, इसके थ्रू हमने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करवाई थी, बिजनेस की पब्लिसिटी करवाई थी, और उसने हमें ₹250 का बिल बना के भेज दिया कि भाई ये आपकी जो हमने एडवर्टीजमेंट की है, इसका $250 बनता है। और हमने उस पेमेंट को पोस्टपोन कर दिया, मतलब मुलतवी कर दिया है कि हम आने वाले दिनों में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद ये पैसे दे देंगे। तो जब हमने उसको पोस्टपोन कर दिया है बेटा, अभी उसके पैसे जब हमने देने हैं, तो हमारी सीधी सीधी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है यहां पे $250 की। तो $250 के साथ हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब बेटा ये जो बिल था किस चीज का था? ये बिल था एडवर्टीजमेंट का। हमने बिजनेस की पब्लिसिटी करवाई थी। अब पब्लिसिटी क्यों करवाते हैं? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें, हमारे बिजनेस की मशहूरी हो, हमारे बिजनेस का लोगों को पता चले, और हमारे बिजनेस के जो रेवेन्यूज हैं, हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट है, उसमें इजाफा हो सके। तो मैंने आप लोगों को बेटा बताया था, रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए बिजनेस के जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज करने के लिए हमारे जो अमाउंट खर्च होती है, जो पैसे खर्च होते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं एक्सपेंसेस का। क्या नाम देते हैं? एक्सपेंसेस का। ठीक है। तो ₹250 ये बिजनेस का एक्सपेंस होगा, और चूंकि अभी ये हमने पोस्टपोन किया है, तो साथ ही साथ ये बिजनेस की लायबिलिटी भी बन जाएगी, अकाउंट पेबल्स में जमा हो जाएगा। तो ये देखें बेटा, आप लोगों के सामने है इसका ट्रीटमेंट। देखिएगा, रेड राइटिंग में इसका ट्रीटमेंट आपको नजर आ रहा है। 250 अकाउंट पेबल लायबिलिटीज में ऐड हो गया, और 250 का जो एक्सपेंस था वो कैपिटल में, ऑनर इक्विटी के नीचे क्या हो गया? कैपिटल में से माइनस, मतलब एक्सपेंस में लिख दिया 250, और साथ ही साथ 250 हमने अपनी लायबिलिटी में लिख दिया। उसके बाद जो चीजें, जिनका बैलेंस, जिनकी अमाउंट्स इफेक्ट हो रही थी, उनको एडजस्ट कर लिया, और बाकियों को वैसे का वैसे ही रहने दिया। मसलन एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, एसेट्स वैसे के वैसे ही है। अकाउंट पेबल पहले 1600 की हमारी लायबिलिटी थे, अभी 250 उसमें ऐड कर दिया, तो टोटल अकाउंट पेबल्स आ गए 1850 के। और एक्सपेंसेस में चूंकि अभी ये अमाउंट फर्स्ट टाइम ऐड हुई है, तो एक्सपेंसेस का बैलेंस वही 250 ही आएगा जो अभी ऐड हुआ है। जी नुमान बेटा बोले, क्या पूछना है आपने? सर मैंने ये पूछना था, ये अभी लाइबिलिटी है ना 250, जी जी सर ये ओनर इक्विटी में क्यों ऐड हो गया? क्योंकि अभी बेटा, तो ये, हमने दिया नहीं। हाँ शाबाश बेटा, हमने ये पैसे अभी दिए तो नहीं है, ये लायबिलिटी तो है, लेकिन ये लायबिलिटी क्यों बनी है? हमने एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज ली थी किसी और बिजनेस से, हमने कारोबार की मशहूरी के लिए किसी बंदे को अपॉइंट किया था, उसने हमारे बिजनेस की पब्लिसिटी की है, हमें उसने सर्विसेज दी है, तो फिर ये हमारा एक्सपेंस भी तो है ना साथ में। यस सर। तो इसलिए एक्सपेंस है, तो वो तो कैपिटल में से उसे माइनस कर देंगे। ठीक है। तो इसकी आगे से अलग ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, जब देंगे हम तब भी माइनस करनी पड़ेगी? वो जब देंगे तो फिर आगे जाके हम लोग देखेंगे इसको, कि जब हम लोग दोबारा से पेमेंट कर देंगे, तो ठीक है, जो हमने अपनी बेटा लायबिलिटी बनाई थी वो लायबिलिटी कम हो जाएगी, और जब पैसे दे दिए हैं हमारा कैश कम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात मेरी? ओके सर। जी। यस सर। हो ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 6 है मेरे पास। क्या है? सॉफ्ट बाइट प्रोवाइड्स $3500 ऑफ प्रोग्रामिंग सर्विसेज फॉर कस्टमर्स। क्या कहता है कि सॉफ्ट बाइट बिजनेस ने 3500 की सर्विसेज कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को $3500 का काम, $3500 का काम जो है वो करके दिया है। तो बेटा ये रेवेन्यू हुआ ना,
3500 की अगर सर्विसेज दी हैं बिजनेस ने अपने कस्टमर्स को, तो ये 3500 का रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू है तो एक तरफ तो ये जाके अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑनर्स इक्विटी के नीचे रेवेन्यू में 3500 लिखा जाएगा। दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, द कंपनी रिसीव्ड कैश 1500 फ्रॉम कस्टमर्स। $1500 जो है वो कस्टमर से रिसीव कर लिया, तो ये $1500 हमारे कैश में ऐड हो जाएगा। एंड और इट बिल्स द बैलेंस, और बाकी जो पैसे थे उसके लिए उसने अपने कस्टमर्स को बिल भिजवा दिए हैं ऑफ 2000 ऑन अकाउंट। बाकी जो कस्टमर्स थे उनको बिल भिजवा दिए हैं कि भाई इतने पैसे आपके बनते हैं, ये पैसे हमें भिजवा दें। कहने का मतलब क्या है कि टोटल अगर बिजनेस ने $3500 की सर्विसेज दी थी, $3500 का अगर काम किया था, $3500 रेवेन्यू तो बन गया, लेकिन उसमें से $1500 मिल गया है, ये कैश में जमा हो जाएगा, और $2000 अभी लोगों से लेना है। तो बेटा जो पैसे हमने लोगों से लेने होते हैं वो भी हमारा एसेट होते हैं, और उसका नाम हम लोग रखते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स। क्या नाम रखते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स। और ये बिजनेस का एसेट होते हैं। और ये होते क्या है, ये वो लोग होते हैं जिनको हम लोग अपनी सर्विसेज देते हैं या अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं उधार में, और इनसे हमने आने वाले दिनों में पैसे लेने होते हैं, उन्हें अकाउंट रिसीवेबल्स कहते हैं, और ये बिजनेस का एसेट होते हैं। इसका ट्रीटमेंट देख लीजिएगा। अदनान मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं बेटा, अभी जरा एक सेकंड सिर्फ। अब ट्रीटमेंट देखें बेटा, $3500 जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया था वो ऑनर्स इक्विटी में रेवेन्यू के नीचे हमने 3500 ऐड कर दिया। अब 1500 जो हमें कैश रिसीव हो गया था कस्टमर से, वो 1500 का कैश हमने कैश में जमा कर दिया एसेट साइड पे, और जो 2000 का बिल हमने अपने कस्टमर्स को भेज दिया है कि ये पैसे दे दें, और वो पैसे अभी हमें मिले नहीं है, वो कल परसों तरसों आने वाले वक्त में वो पैसे हमें मिल जाएंगे। तो इसलिए हमने एक नया एसेट बनाया जिसका नाम रखा अकाउंट रिसीवेबल्स, और वो 2000 जो था वो अकाउंट रिसीवेबल्स में जमा कर दिया। जी बेटा, अब हैंड रेज करें जिसने वो हैंड रेज किया था क्वेश्चन पूछने के लिए। जी अदनान बच्चे बोले। सर मैंने के ऊपर एक्सपेंसेस आ गए हैं 2000 से भी ज्यादा। फॉर एग्जांपल कोई इशू बन जाता है बंदे को, यानी कि मैं पब्लिसिटी के ऊपर 500 रुपया मैंने दे दिया, और उसके अलावा मैंने 1500 रुपया मेरा कहीं और खर्च हो गया। जो 1500 रुपया मैंने प्रॉफिट जनरेट किया, जो ऊपर 500 इजाफे डाल जाएगा, वो किस चीज में जाएगा? नुमान बेटा, आपकी आवाज दरमियान से कट गई थी, जरा अपना क्वेश्चन जरा प्लीज दोबारा रिपीट करिएगा। मैंने कहा सर कि अगर हमने 1500 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है अपने बिजनेस से, ठीक है, रेवेन्यू, प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू। जी जी, रेवेन्यू तो जनरेट किया है हमने बिजनेस से, expenses- ठीक है। जी जी, और हमें 2000 रुपया उसके ऊपर एक्सपेंसिव डाल गए। फॉर एग्जांपल कोई इजाफी चार्जेस हमें पड़ जाते हैं, ठीक है, जो कि हमें लास्ट में पे करने होते हैं। ओके ठीक है, ठीक है। तो सर वो इजाफी 500 वो किस में जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा, और कहां जाएगा? आप अदनान बेटा, आपकी बात जो है वो आने वाली ट्रांजैक्शंस में कवर हो जानी है। अगर फिर भी कवर ना हुई तो मैं आपको जस्टिफाई करके ही सेशन वाइंड अप करूंगा, डोंट यू वरी। हम जरा थोड़ा आगे चल दें, फिर आपकी बात अगर पूरी नहीं होती, अगर आपको आपका आंसर नहीं मिलता, तो फिर दोबारा से आप अपना क्वेश्चन पुट कर लीजिएगा। जी बेटा, ट्रांजैक्शन नंबर 7 पे हम लोग जा रहे हैं। वो क्या है, सॉफ्ट बाइट पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कैश फॉर सितंबर। सितंबर के महीने के लिए बिजनेस ने ये कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं। एक तो स्टोर का रेंट पे किया है 600, एक सैलरीज पे की है एम्प्लॉइज को 900 की, और यूटिलिटीज के जो बिल थे बिजली पानी गैस के, उसकी पेमेंट की है
200। तो ये सारे एक्सपेंस बेटा जब पे कर दिए हैं, एक तरफ तो हमारा कैश कम हो जाएगा, कैश में से इन्हें माइनस कर देंगे। टोटल एक्सपेंस कितने के बने? 6 और 9 15 और 2 1700 के टोटल हमारे एक्सपेंसेस बने। तो बेटा देखें हम लोग क्या करेंगे, कैश में से 1700 माइनस कर देंगे और ये सारे एक्सपेंसेस उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑनर्ड की इक्विटी के नीचे जो एक्सपेंस की हेडिंग है उसके नीचे सारे के सारे एक्सपेंसेस लिख देंगे, 600 900 एंड 200। ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 8 देखिएगा, सॉफ्ट बाइट पेज इट्स 250 डेली न्यूज बिल इन कैश। और वो अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया था मुझसे कि सर जब हम इसकी पेमेंट करेंगे क्या तब फिर इसको रिकॉर्ड करेंगे? ऑब्वियसली बेटा देखिए, एक दफा हम उधार किसी बंदे से लेके आते हैं, एक ट्रांजैक्शन तब हो रही है, और जब हम उस उधार के पैसे वापस कर देते हैं या पैसे अदा कर देते हैं, एक ट्रांजैक्शन तब भी हो रही होती है। ठीक है। जब हमने ये एडवर्टीजमेंट करवाई थी तब हमारा खर्चा हुआ था, हमने अपने एक्सपेंस में लिखा था, और चूंकि उस खर्चे की अभी अदायगी नहीं हुई थी हमने अपने पास उसको लायबिलिटी में लिखा था। अब जब इसकी हम लोग अदायगी करेंगे तो हमारी वो जो लायबिलिटी थी, वो जो खर्चे की रकम देने वाली थी, वो लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी में से माइनस करेंगे, और चूंकि इसको पे कर दिया है तो साथ ही साथ अपने कैश में से भी माइनस कर देंगे। ये देखें बेटा, कैश में से 250 माइनस किया हुआ है और इसके साथ ही साथ हमने लायबिलिटी में से 250 जो है उसको माइनस किया हुआ है। और बाद में एंड पे ये दो चीजें, कैश और अकाउंट पेएबल, इन दोनों के बैलेंस को एडजस्ट करेंगे तो दोनों का हमारे पास न्यू बैलेंस आएगा। उसके बाद हम लोग इनका जब टोटल करेंगे तो दोनों टोटल्स टैली कर जाएंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 9 है बेटा, सॉफ्ट बाइट रिसीव्स $600 इन कैश। कि सॉफ्ट बाइट ने रिसीव किया है $600 नकद, कैश का मतलब होता है नकद, 600 वसूल किया है फ्रॉम कस्टमर्स, ग्राहकों से, हु हैड बीन बिल्ड फॉर सर्विसेज, जिनको हमने बिल दिया था सर्विसेज के लिए, और साथ में उसने हिंट दे दिया कि ये बात हो रही है ट्रांजैक्शन नंबर 6 की, जहां पे हमने लोगों को बिल दिए थे कि भाई इतने पैसे आपके बनते हैं, ये भिजवा दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि वो हमने अकाउंट रिसीवेबल्स में 2000 रुपया जमा किया था। ठीक है। तो अब जब 600 हमें बेटा रिसीव हुआ है तो एक तरफ 600 हमारे पास कैश में इजाफा हुआ, तो 600 कैश में प्लस कर देंगे, और 600 हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल्स थे, जो हमने कस्टमर से पैसे लेने थे, उनके बैलेंस में भी कमी आई है तो उनके बैलेंस को भी 600 से माइनस कर देंगे। ठीक है। तो एडजस्ट करने के बाद, ऐड माइनस करने के बाद, कैश का जो नेट बैलेंस है वो रह गया है 9350, और अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस है 1400। सप्लाईज और इक्विपमेंट का बैलेंस वही प्रीवियस ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आई। जब टोटल किया तमाम एसेट्स का तो वो आया 19350, और जब लायबिलिटीज और ऑनर्ड इक्विटी का टोटल किया तो वो भी आया 9350। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 10 है, रे नील विदड्रॉस $1300 इन कैश फ्रॉम द बिजनेस। अब बिजनेस से रे नील कौन था? ऑनर था। ऑनर ने बिजनेस से $1300 विदड्रॉ किया है फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने जाती इस्तेमाल के लिए। तो ऑनर जो जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से अमाउंट विदड्रॉ करता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे ड्राइंग्स का नाम देते हैं उसे। तो अब जब ऑनर बेटा अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जरा याद करें कि जब ऑनर बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया था उसने, तो हमने उसको कैश में लिखा था एसेट साइड पे, और कैपिटल और लायबिलिटी साइड पे हमने राइट साइड पे हम लोगों ने इक्विटी के नीचे कैपिटल में जमा किया था वो पैसा। ठीक है। अब जब ऑनर बिजनेस से अमाउंट विदड्रॉ करेगा उसे तो ड्राइंग्स कहते हैं, और ड्राइंग ऑनर इक्विटी में कैपिटल में से जाके क्या होती है? माइनस होती है। तो एक तरफ हमारा कैश कम होगा और एक तरफ ऑनर इक्विटी में जाके कैपिटल में से ड्राइंग्स के नाम से ये 1300 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये देखें आपको नजर आ रहा है, ये कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, तो ये ड्राइंग्स के नीचे हम लोगों ने 1300 लिख दिया, और कैश बिजनेस से आउट हुआ था तो कैश में से 1300 माइनस कर दिया। ठीक है बेटा। ये था बेटा हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस थी और उनका एक अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट हमने देखा। अब ये सारी ट्रांजैक्शंस की हमारे पास समरी है। ठीक है। मतलब जो जो ट्रांजैक्शन स्टेप बाय स्टेप हो रही थी उनका इफेक्ट हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पे रिकॉर्ड
करते जा रहे थे। मसलन पहली ट्रांजैक्शन में उसने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया था, 15,000 कैश में आया, कैपिटल में आ गया। अगली ट्रांजैक्शन में 7,000 के इक्विपमेंट खरीदे थे, कैश में से माइनस हो गया, इक्विपमेंट में इजाफा हो गया। फिर सप्लाईज खरीदी थी उधार में, सप्लाईज में इजाफा हुआ और हमारी लायबिलिटी अकाउंट पेबल उसमें इजाफा हो गया। फिर 1200 के जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की थी कस्टमर्स को, 1200 हमारे पास कैश में इजाफा हुआ और रेवेन्यूज में इजाफा हो गया। फिर हम लोगों ने जो है वो 250 का बिल हमें मिला था, एडवर्टाइजिंग की थी, करवाई थी हमने एक कंपनी से, तो उसको पैसे देने थे। तो एक तरफ वो हमारा एक्सपेंस था और एक तरफ हमारी वो लायबिलिटी क्रिएट हो गई थी। फिर हम लोगों ने 3500 की सर्विसेज दी थी, उनमें से 1500 मिल गया था और 2000 मिलना था। जो पैसे मिल गए वो कैश में जमा कर दिए, जो पैसे अभी हमें रिसीव होने थे वो अकाउंट रिसीवेबल्स में हमने लिख दिए। और टोटल का टोटल जो रेवेन्यू था 3500 वो ऑनर इक्विटी के नीचे रेवेन्यू की हेडिंग के नीचे लिख दिया। फिर कुछ एक्सपेंसेस पे किए थे तो कैश कम कर दिया और एक्सपेंसेस में लिख दिया ऑनर इक्विटी के नीचे, कैपिटल से जाके माइनस कर दिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने वो जो 250 की लायबिलिटी थी हमारी, बिल पे किया है हम लोगों ने, उसकी पेमेंट की तो हमारी लायबिलिटी कम हुई और साथ ही साथ कैश कम हो गया। उसके बाद हमें कुछ जो कस्टमर्स थे उनसे 600 रिसीव हुआ था, तो वो कस्टमर्स जिनसे पैसे लेने थे उनको हमने अकाउंट रिसीवेबल्स के नाम से अपना एसेट बनाया हुआ था, तो 600 अपने एसेट में से माइनस कर दिया और कैश एक एसेट जो था उसमें इजाफा कर दिया। 1300 जो ऑनर ने विड्रॉ किया था कैश में से माइनस कर दिया और इक्विटी में से जाके इक्विटी की हेडिंग के नीचे कैपिटल में से जाके माइनस कर दी है ये ड्राइंग्स। अब बेटा कैश वाले पूरे कॉलम का जमा नफी करके जो टोटल आया है वो आया है 8050 और टोटल करके बेटा नीचे डबल लाइन लगाएंगे। अकाउंटिंग में जिस फिगर के नीचे डबल लाइन लगी होती है वो फिगर टोटल को जाहिर करती है कि ये इस चीज का टोटल है। ऐसे ही अकाउंट रिसीवेबल के नीचे जितनी भी रकम अमाउंट्स दी गई हैं उनको नेट करेंगे, उनका टोटल करेंगे, वो आया है 1400, उसके नीचे भी डबल लाइन लगा देंगे। सप्लाईज की चूंकि एक ही ट्रांजैक्शन थी वही टोटल आएगा 1600 का, उसके नीचे भी डबल लाइन। इक्विपमेंट की भी एक ही ट्रांजैक्शन थी, उसका भी टोटल वही आ जाएगा 7000, उसके नीचे भी डबल लाइन। अब जितने भी कैश या अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज और इक्विपमेंट्स के टोटल आए थे इन सब के टोटल्स का एक ग्रैंड टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे 18,050 के। उसके बाद लायबिलिटीज का भी ऐसे ही टोटल करेंगे। अकाउंट पेएबल लायबिलिटीज में दिए हुए थे हमें, उन सबको जब नेट किया है तो उसका जो आंसर आया है वो आया है 1600, उसके नीचे डबल लाइन। ऐसे ही कैपिटल का टोटल, ड्राइंग्स का टोटल, रेवेन्यूज का टोटल और एक्सपेंसेस का टोटल। अब इक्विटी की हेडिंग के नीचे चार चीजें आती हैं, कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इन सब का ग्रैंड टोटल करेंगे और उसमें जमा कर देंगे लायबिलिटीज को, तो टोटल हमारे पास आया 18,050। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहां पे ये प्रूव कर रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो किसके इक्वल है, या तो एक्सटर्नल इक्विटी के इक्वल है या इंटरनल, दोनों को प्लस करेंगे तो उसके इक्वल आएंगी हमारी टोटल प्रॉपर्टीज जो कुछ भी हम ओन करते हैं बिजनेस में। ठीक है बेटा, ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन और उस अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट देखा। उसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, हम लोगों ने जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन स्टार्ट की थी, जब हमने कहा था व्हाट अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग क्या है, हमने कहा था कि अकाउंटिंग मेनली 3 एक्टिविटीज पर बेस करती है, आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट। रिकॉर्ड वाली स्टेज में जो है उसमें हम लोग इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको समराइज करते हैं और समराइज करने के बाद जो रिजल्ट्स बनाते हैं, जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, उन्हें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम देते हैं। 4 तरह की जो मोस्ट पॉपुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो 4 तरह की हैं, इनकम स्टेटमेंट, ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। सबसे पहले आती है इनकम स्टेटमेंट। बेटा इनकम नाम से ही जाहिर है प्रॉफिट, ठीक है, इनकम या प्रॉफिट एक ऐसी स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं कारोबार की जो सरगर्मियां हैं, उन कारोबारी एक्टिविटीज, वो जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, उन बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है एक खास अरसे के दौरान,
मतलब हमने अगर 1 दिसंबर को बिजनेस स्टार्ट किया था और आज 15 दिसंबर है, अब हमने अगर 15 दिन की एक्टिविटीज का एनालिसिस करना है कि इन 15 दिन में हमने प्रॉफिट कमाया है या कि नुकसान कमाया है, तो उसको मालूम करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाएंगे उसको हम लोग नाम देंगे इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है बेटा। उसके बाद आती है ऑनर्ड इक्विटी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या बताती है कि जो ऑनर की इक्विटी है उसमें एक खास पीरियड के दौरान क्या तब्दीली आई है। क्या ऑनर की जो इक्विटी थी, ऑनर की इक्विटी मतलब मालिक ने जो पैसा कारोबार में लगाया था, क्या वो बढ़ा है या वो कम हुआ है एक खास अरसे के दौरान। जैसा कि मैंने अभी पिछली एग्जांपल में बताया कि फर्ज कर लें कि हमने अगर 1 दिसंबर को बिजनेस स्टार्ट किया था, आज 15 दिसंबर है, तो अगर हमने 1 दिसंबर को 1 लाख रुपए के साथ कारोबार शुरू किया था, तो 15 दिनों के बाद हमारे पास कितने पैसे हैं, क्या 1 लाख से ज्यादा हुए हैं, क्या कम हुए हैं, और वो कम और ज्यादा क्यों होते हैं ये हम अभी देखेंगे जब हम ये स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके बाद बेटा बारी आती है बैलेंस शीट की। ये बैलेंस शीट क्या होती है, किसी भी खास दिन को अगर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी हो कि हमारे पास भाई क्या कुछ है, किससे कितने लेने हैं, किसको कितने देने हैं, हमारे अपने पैसे कितने हैं, मालिक के पैसे कितने हैं, लोगों के पैसे कितने हैं, तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को किसी भी खास दिन को अगर हमने बेटा देखना हो तो उसको देखने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न एट अ पर्टिकुलर डेट। किसी भी खास दिन को बिजनेस की माली हालत के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कहां से, बैलेंस शीट से। उसके बाद बेटा चौथी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। एक खास अरसे के दौरान कैश में क्या तब्दीली आई है, कहां कहां कैश गया है, कहां कहां से कैश आया है, तो कैश की कंप्लीट पिक्चर, कैश की कंप्लीट डिटेल मालूम करने के लिए, देखने के लिए हम जो एक स्टेटमेंट बनाते हैं उसको नाम देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है बेटा, ये 4 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं। अब हमारे पास एक रिव्यू क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन से पहले हम लोग एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, इनकम स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं उसमें क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि एक खास अरसे के दौरान हमने टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, बिजनेस में कुल कमाई कितनी की है। उस कमाई में से हम लोग क्या करेंगे, उस रेवेन्यू में से हम अपने खर्चे, अपने जो एक्सपेंसेस हैं बेटा, उन एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। अगर तो हमारा रेवेन्यू, हमारी कमाई ज्यादा है और हमारे खर्चे कम है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, दैट विल बी प्रॉफिट। उसे हम लोग प्रॉफिट या इनकम कहेंगे। और अगर हमारे खर्चे, हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है और हमारी जो कमाई है, हमारा जो रेवेन्यू है वो कम है, तो उसे हम लोग लॉस कहेंगे। ठीक है। अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो बेटा वो हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, लॉस का। तो यहां से एक बात तो पता चली कि नेट इनकम या इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को कंपेयर करेंगे, ये देखने के लिए कि हमने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस अर्न किया है। ठीक है। तो पहला ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्या कहता है, नेट इनकम जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, विल रिजल्ट कैसे आएगा, ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड व्हेन, एक वक्त के दौरान प्रॉफिट कब होगा। ऑप्शंस हैं कि एसेट इंक्रीज लायबिलिटीज, कि अगर एसेट इंक्रीज करें लायबिलिटी से तब होगा, एसेट एक्सीड रेवेन्यू, अगर एसेट रेवेन्यू से बढ़ जाए तब होगा, एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यूज, अगर हमारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू से बढ़ जाएं क्या तब होगा, एंड नंबर डी रेवेन्यूज एक्सीड एक्सपेंसेस, कि अगर हमारे रेवेन्यूज एक्सपेंसेस से बढ़ जाएं तब होगा। तो बेटा इसका आंसर है ऑप्शन डी। एक बेटा याद रखना है पिन पॉइंट कि इनकम को मालूम करने के लिए हम 2 चीजों को कंसीडर करते हैं। वो 2 चीजें कौन सी हैं, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। ठीक है। तो इनकम कब होती है, जब रेवेन्यू ज्यादा हो और एक्सपेंसेस
कम हो तब इनकम होती है, और लॉस कब होता है? जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो रेवेन्यू से, तो फिर लॉस होता है। ठीक है बेटा, तो इसकी जो ऑप्शन थी वो ऑप्शन कौन सी थी? डी ऑप्शन थी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। बेटा ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बनाने का एक फॉर्मेट है। सबसे पहले हम बिजनेस का नाम लिखते हैं, बिजनेस का नाम था सॉफ्ट बाइट। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग हेडिंग देंगे कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडिंग। जिस पीरियड के लिए भी बनाएंगे वो पीरियड लिख देंगे। अगर महीने के बना रही हैं तो फॉर दी मंथ एंडेड, अगर 15 दिन के लिए बना रहे हैं तो फॉर दी 15 डे एंडेड, अगर हम लोग 6 मंथ की बना रहे हैं तो फॉर दी 6 मंथ एंडेड, अगर हम लोग पूरे साल का मुनाफा मालूम करना चाहते हैं तो फॉर दी ईयर एंडेड। ठीक है, जो भी पीरियड, अगर आप एक दिन का बना रहे हैं तो लिख दें फॉर दी 1 डे एंडेड, कि एक दिन के इख्तिताम पे हमने अपना नफा या नुकसान मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? जितने भी आपके बिजनेस के रेवेन्यूज हैं उनको लिखेंगे रेवेन्यूज की हेडिंग के नीचे, और जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, जैसे यहां पे टोटल हमारा जो रेवेन्यू था जो कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन से बेटा पता चल रहा था वो था 4700 का, और उसमें से हम लोग अपने एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, जिसमें 900 की सैलरीज थी, 600 का रेंट था, 250 की एडवर्टीजमेंट की थी, 200 के यूटिलिटीज थे, टोटल एक्सपेंस आ गए 1950। अब रेवेन्यू था 4700 का, एक्सपेंस है 1950 के, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी नेट इनकम 2750 डॉलर हमने प्रॉफिट जनरेट किया है इस एक मंथ में। ठीक है बेटा, ये हमारे पास था फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट को बनाने के लिए। रेवेन्यूज लिखेंगे सबसे पहले और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा नेट इनकम का। अगर रेवेन्यूज ज्यादा होंगे तो नेट इनकम आएगा, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो नेट लॉस आएगा। उसके बाद बेटा आगे हम लोग, जी शरोज बेटा क्वेश्चन, बेटा जरा सेशन खत्म होने वाला है, 5 मिनट रह गए हैं, तो मैं जरा आपका क्वेश्चन जरा बाद में लेता हूं, थोड़ी देर वेट प्लीज इफ यू डोंट माइंड। उसके बाद देखें बेटा, हम लोग इनकम स्टेटमेंट के बाद जो दूसरी स्टेटमेंट बनाते हैं उसका नाम है ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट। अब देखें इनकम स्टेटमेंट के बिल्कुल नीचे आपको ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट बनानी सिखाई गई है। ऑनर इक्विटी की स्टेटमेंट बेटा आपने किस तरह से बनानी है? सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल की वो रकम लिखनी है जिस रकम के साथ आपने बिजनेस शुरू किया था। यहां पे जो रे नील था जिसने अभी बिजनेस शुरू किया था 1 सितंबर को, उसने 15,000 के साथ बेटा बिजनेस को शुरू किया था। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑनर्ड कैपिटल ओपनिंग, ओपनिंग का कैपिटल, आगे ओपनिंग की डेट लिख दी है सितंबर 1, तो वो कैपिटल था 15,000 का, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे नेट इनकम। अगर तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर इनकम हो रही है बिजनेस की तो वो ऐड कर देंगे, और बेटा याद रखिएगा अगर लॉस हो रहा है तो उसे माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, ओपनिंग कैपिटल 15,000 का लिखेंगे, या जितना भी ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया होगा सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे जो आपने इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट जनरेट किया था वो, और अगर लॉस था तो वो माइनस कर देंगे। ठीक है, और बेटा उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे ड्राइंग्स को जो कि थी 1300 की, तो एक ही दफा में बेटा रिजल्ट निकाल लेंगे, ओपनिंग कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 16,450। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो इक्विटी स्टेटमेंट है ये क्या बताती है कि एक खास अरसे के दौरान ऑनर की इक्विटी में इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। अब हमारे पास जो इक्विटी स्टेटमेंट का बेटा आंसर आया है वो आया है 16,450, जबकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 15,000 से, तो मतलब जो बाकी की जो रकम है वो क्या है? प्रॉफिट है। 16,450 जो है वो क्या था? फिर हमारा इंक्रीज हुआ है, इजाफा हुआ है हमारे ऑनर की इक्विटी में। ठीक है बेटा, आगे देखें बेटा, स्पेशल से एक क्लियर करके आपको ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट बना के दिखा दी गई
कि रे नील का पीरियड के शुरू का कैपिटल 15,000, उसमें ऐड की नेट इनकम तो टोटल आ गया 750, और उसमें से ड्राइंग माइनस कर दी 1300, तो ये बाद में एडजस्टेड कैपिटल आ गया कि भाई जब पीरियड एंड हो रहा है, जब मंथ एंड हो रहा है, उस वक्त उसकी इक्विटी कितनी है, उस वक्त उसकी इक्विटी है 16,450 की, और ऊपर ड्राइंग और नेट इनकम की वजह से ये इक्विटी इफेक्ट हुई है, इक्विटी में इजाफा या कमी इन दो चीजों की वजह से होती है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की वजह से और ड्राइंग्स की वजह से। उसके बाद बेटा जब हम लोग इक्विटी स्टेटमेंट बना लेंगे तो उसके बाद एंड पे हम लोग बेटा बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस तरह से बनती है, सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखेंगे सॉफ्ट बाइट, उसके बाद हेडिंग देंगे बैलेंस शीट की, और किस तारीख को, मैंने कहा था कि बैलेंस शीट एक खास एक मखसूस तारीख को बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने के लिए बनाई जाती है। तो यहां पे वो तारीख कौन सी थी, 30 सितंबर, जब महीना खत्म हो रहा था, तो लिख देंगे एज ऑन फला डेट, जो भी डेट आपको क्वेश्चन में दी होगी वो तारीख हम यहां पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद हेडिंग देंगे एसेट्स की, बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स लिख देंगे, जैसा कि यहां पे जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन थी उसमें एसेट्स कौन कौन से थे, कैश था, अकाउंट रिसीवेबल्स थे, सप्लाईज थी, इक्विपमेंट थे, इन सबको ऐड किया तो टोटल एसेट्स हमारे पास थे 18,050 के। उसके बाद नीचे हमने बेटा हेडिंग देनी है लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी की, कि लायबिलिटीज लिखेंगे पहले, लायबिलिटीज में अकाउंट पेएबल थे 1600, और ऑनर इक्विटी बेटा वो लिखनी है जो अभी आपने इक्विटी स्टेटमेंट में मालूम की है, वो कितनी थी 16,450 की। तो ऑनर इक्विटी के आगे वो जो ऑनर इक्विटी में आंसर आया था क्लोजिंग कैपिटल का 16,450 वो लिख देंगे, और लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी 1600 प्लस 16,450, ये जो दो अमाउंट्स है बेटा ये वाली, इन दोनों अमाउंट्स को हम लोग जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 18,050, और यही टोटल हमारा एसेट्स का था। और बैलेंस शीट भी यही बताती है जो अकाउंटिंग इक्वेशन बताती है कि बेटा जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं उन एसेट्स के बदले में जो क्लेम्स होते हैं या तो वो लायबिलिटीज एक्सटर्नल क्लेम होते हैं या इंटरनल क्लेम ऑनर्स के क्लेम होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने बेटा आपको बता दिया कि ये एक खास अरसे के दौरान कैश की इनकमिंग और आउटगोइंग के बारे में बताती है कि भाई एक मखसूस अरसे में कैश कहां कहां से कितना कितना आया और कहां कहां पे कितना कितना कैश हम लोगों ने खर्च किया, ठीक है बेटा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम इस अकाउंटिंग 1 में, ये जो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का जो कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स में इसको नहीं पढ़ेंगे, अकाउंटिंग 2 में जाके इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे, ठीक है बेटा जी। उसके बाद रिव्यू क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज ऑफ ए स्पेसिफिक डेट। कौन सी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक मखसूस तारीख को बनाई जाती है। तो बेटा मैंने आपको 4 स्टेटमेंट बताई थी। इनकम स्टेटमेंट मैंने कहा था एक खास अरसे के लिए बनाते हैं, इक्विटी स्टेटमेंट भी खास अरसे के लिए बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक खास अरसे के लिए बनाते हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है बैलेंस शीट, वो एक खास दिन को बनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या है, बैलेंस शीट, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन है, ए कंपनीज नेट इनकम अपीयर्स डायरेक्टली ऑन इनकम स्टेटमेंट। कहता है कि जो एक कंपनी की नेट इनकम है वो डायरेक्टली तो इनकम स्टेटमेंट से पता चलती है, एंड ऑनर्ड इक्विटी स्टेटमेंट या ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट में आती है, एंड इट इज इंक्लूडेड इनडायरेक्टली इन कंपनीज बैलेंस शीट, और ये इनडायरेक्टली कंपनी की बैलेंस शीट में भी जाती है। डू यू एग्री, एक्सप्लेन। क्या आप एग्री करते हैं? हाँ जी हम एग्री करते हैं। बेटा देखे जो हमने प्रॉफिट कमाया था वो हम लोगों ने ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट में जाके कैपिटल में जमा किया था, और वही कैपिटल हमने अपने पास बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया था। लिहाजा बैलेंस शीट में भी इनडायरेक्टली हमारा प्रॉफिट जो है वो इन नेट इनकम मुनाफा जो है वो रिपोर्ट होता है, ठीक है बेटा।
उसके बाद लास्ट हमारा जो आज का है टॉपिक वो है अकाउंटिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज, कि अकाउंटिंग पढ़ने के बाद आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। आप पब्लिक अकाउंटिंग मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके ऑडिटिंग या टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाके जॉब कर सकते हैं। आप अपना प्राइवेट कैरियर प्राइवेट किसी इंडस्ट्री में कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की या टैक्सेशन की अपनी प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, या आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में चले जाएंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में, फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, या इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज में, या आप फॉरेंसिक ऑडिट में अकाउंटिंग में चले जाएंगे जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन वगैरह का या इंश्योरेंस कंपनी का में जाके आप जॉब कर सकते हैं। ये हमारे पास कैरियर्स थे अकाउंटिंग पढ़ने के बाद जो जो हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इतना ही हमारा आज का टॉपिक था। और आपकी जो सीपी क्वेश्चन है, आपका क्विज है क्लास पार्टिसिपेशन का, वो अपलोड हो चुका है। उसका टाइम था 3:45 का। तो अभी चूंकि 3:34 हो चुके हैं, आपका लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो चुका है बेटा। आप अपनी सीपी को कवर करें, मैक्सिमम 50 मिनट तक मैं आपकी सीपी एक्सेप्ट करूंगा। उसके बाद जो बच्चे सीपी सबमिट करेंगे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ध्यान से बेटा पढ़ के ऑप्शंस को सॉल्व करिएगा, ऐसे ही ना बस उस पर टिक लगाते जाइएगा। ठीक।